नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। और आप इस वक्त हमारा खास प्रोग्राम पूछता है एटीवी। और हमारे साथ आज खास मेहमान आए आजाद हिंद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि पांडे साहब। ऋषि पांडे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 75 वर्ष बीत गए, न जाने कितनी सरकारें बनी, न जाने कितने लोगों ने मलाई चाटी और उनको मालूम था कि आजादी के बाद हमें क्या मिलेगा। लेकिन अगर किसी के लिए कुछ नहीं हो पाया तो वो हमारे शहीदों के लिए, हमारे क्रांतिकारियों के लिए और हमारे नायकों के लिए। जो देश के असली महानायक हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। शायद सभी को तो सम्मान कुछ ना कुछ तो मिला, लेकिन नेताजी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया इस देश ने किया है 75 सालों से, जनता भी उतनी ही जिम्मेदार है, उतना ही बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार वर्ग भी जिम्मेदार है और उतना ही राजनेता जिम्मेदार है इस देश में। और क्रांतिकारियों की तो बात ही मत कीजिए, वो तो लगातार जिम्मेदार बने रहे हैं। वो सिर्फ केवल जिम्मेदार का उन्होंने ताना बाना बुना हो, लेकिन जिस चीज के लिए असल लड़ाई लड़नी जानी चाहिए थी वो नहीं लड़ पाए। जो उनकी पत्नी थी श्रीमती हेमिला सेंकल को, उनको सम्मान ये देश नहीं दे पाया। उनकी डेथ के बाद में उनकी पत्नी को नहीं बुला पाया। काश कि उनके लिए एक अवार्ड हो जाता, काश कि उनको भारत रत्न दे दिया जाता, उनकी बेटी को बुला करके राष्ट्रीय बेटी बना दिया जाता। इस देश में राष्ट्रीय चाचा भी हुए, राष्ट्रीय पिता भी हो गए, राष्ट्रीय बाबा भी हो गए और पता नहीं क्या क्या न बने लोग, मामा हो गए, फूफा हो गए, बहुत सारे रिश्ते बना के क्रिएट कर दिए गए। लेकिन इस देश में राष्ट्रीय बेटा नहीं हो पाया। इस भारत माता का बेटा जिसको खिताब मिलना चाहिए था, उसकी अस्थियां जो रैंकोजी मंदिर में रखी हैं 75 वर्षों में, सरकार ने कभी जरूरी ही नहीं समझा। बुद्धिजीवी वर्ग ने यह सवाल उठाना जरूरी समझा ही नहीं। और आरटीआई के दायरे में तो आप मांगेंगे, वो तो मना कर देंगे। सम्मान देना तो दूर की बात। कैसे देखते हैं आप कि 75 वर्ष बीत गए और स्वर्णिम अवसर हम मना रहे हैं, जहां स्वर्णिम भारत की तस्वीर लग रही है, जहां मोदी जी मूर्तियां लगवा रहे हैं, लेकिन उनकी अस्थियां वापस नहीं ला पा रहे हैं। क्या कहेंगे? वो भी हमारे मित्र देश में। कहीं अगर हम ये कहें कि चाइना में रखी होती, पाकिस्तान में रखी होती, तो लड़ाई झगड़ा करने के बाद में आएगा, बहुत बड़ा हमें युद्ध करना पड़ेगा, तब जाके हम अस्थियां ला पाएंगे। हमारे मित्र देश के पास हैं, हम वहां से बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, लेकिन अस्थियां नहीं ला पा रहे हैं। कितना वजन है अस्थियों में, और क्यों इतनी चोट पहुंचाई जा रही है, और अभी तक क्यों अपमान किया जा रहा है? मैं इतना समझना चाहता हूं, क्योंकि आप आजाद हिंद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं ही, लेकिन नेताजी के बहुत ही प्रिय हैं और शायद आप उनके आदर्शों पर वर्षों से चल रहे हैं। आपने उनके नाम से आश्रम खोला, आपने उनकी मूर्ति लगवाई, और मुझे लगता है कि जो बहुत ज्यादा चहेते लोग हैं उनके, नेताजी के सिपाहियों की गिनती की जाए तो आप उनमें से एक हैं। जी जी जी, हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं इस मिशन से नेताजी के। जी, मेरा यही सवाल था कि सरकारों को आज तक चिंता क्यों नहीं? क्या 75 वर्ष बीत गए काफी नहीं है? कितने और साल हमें इंतजार करना पड़ेगा? कुछ तो ठीक बता दें। सरकार किसी की भी हो, एन प्रकार है, सरकारों का मकसद नेताजी सुभाष चंद्र बोस या किसी क्रांतिकारी के सच को सामने ले आना नहीं होता है। सरकारों का मकसद बस एक ही एजेंडा है, कुर्सी बनाना। किसी तरह सत्ता को काबिज होना सरकारों का मकसद है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सरकार किसी की भी हो, किसी ने गायब करके बुनाया और किसी ने प्रतिमा लगा कर बुनाया, किसी ने भी यह कोशिश नहीं किया। जैसा कि अभी आपने कहा, बहुत बड़ी बात कि मित्र देश में है तो यह हाल है। रैंकोजी मंदिर में अगर वो अस्थियां है तो पहले तो डीएनए टेस्ट कराया देना चाहिए था अब तक, और उस तक को सामने लाना चाहिए। नेताजी को के परिवार को तो छोड़िए, नेताजी के साथ ही दुर्व्यवहार किया गया और नेताजी को राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया। मेरी मांग, लेकिन आज तक जो अपमान होता आ रहा है, देश को गुमराह लगातार किया जा रहा है। हम ये वाली फाइल खोलेंगे, हम वो खोलेंगे, लेकिन उनकी बेटी को बुला करके आज भी हम उनको बड़े मंच पर खड़ा नहीं करेंगे। कसम खा रखी है सरकारों ने कि कहीं हमारी जगह प्रधानमंत्री की ये न पा जाए, कहीं आजाद हिंद की सरकार फिर से न उठ जाए। ना सर, आजाद हिंद के सरकार की तो बात छोड़िए, मुद्दे को मारना नहीं चाहते हैं, इस मुद्दे पे राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। बस
मुद्दा खत्म हो जाएगा, यह डर सरकारों को है। चाहे वह भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार हो, चाहे पूर्ववर्ती कांग्रेस और तमाम दलों की सरकार रही हो, सरकारों का मकसद उस मुद्दे को जिंदा रखना है, उस मुद्दे के नाम पर भुनाना है। किसी भी सरकार को, जैसा आपने कहा कि राष्ट्रीय चाचा हो गए, राष्ट्रपिता हो गए, तो राष्ट्रपुत्र नेताजी को कहने का अधिकार है, और नेताजी को यह सम्मान मिलना चाहिए, राष्ट्र नायक का या राष्ट्रपुत्र का। उनकी बेटी अनिता जी को बुला के राष्ट्रीय पुत्री बना दे, हो सकता है। ऐसी तमाम चीजें थी, लेकिन उनके इतिहास को ही गायब किया गया। यह साजिश है, और यह सिर्फ और सिर्फ वोट की साजिश है कि लोग उस भ्रम में बने रहे, हमें वोट देते हैं कि मैं ले आऊंगा ले आऊंगा ले आऊंगा, लाना होना कुछ सामने नहीं है। कोई केस पत्र जारी नहीं होना है, कोई जांच, चाहे खोखला हो चाहे वही, सारे के सारे ढकोसला है। मेरा एक नेताजी के नाम पर सियासी जंग है, बस। श्रीमती एमिला शेंकल जब शायद जो है उस समय उनको बहुत ज्यादा आवश्यकता थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, क्यों गर्भवती थी। तो ऐसी स्थिति में जब उनका परिवार भी दूर हो, ससुराल भी दूर है, और ऐसे में जब उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी, अच्छा दूसरी तरफ जो है देश भी आजाद करवाना था, वो भी बहुत बड़ी लड़ाई थी, उसके लिए तो वो प्रयास कर ही रहे थे, और उसके लिए वो जर्मनी गए भी। तो उस समय का जो वाकया है, बहुत सारे कवियों ने भी लिखा है, और ये भी लिखा है कि उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं, अब जो जिम्मेदारी हमारी है वो तो हमने कर दी है, लेकिन अब आगे की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, आप इसको देखिएगा। उनको न सम्मान की लालसा थी, न इस देश का पता था कि इस देश में हम आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, दोबारा से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। जी, और नेताजी जी नहीं, आप देखिए इस देश को सींचने में सबसे ज्यादा अगर किसी ने कुछ खोया है वो अनीता जी ने खोया है। उन्होंने अपना बचपना नहीं देख पाया, उनका जो बचपना अपने पिता की गोद में। जी महोदय, नेताजी के आह्वान पे जो देश में अपने देश के सैनिक थे, जो अंग्रेजों के लिए लड़ते थे, उनके अंदर राष्ट्रीय भावना जग गई। और वो किताब हमें नाम फ्लिप करा, अनुधर जी भी एक किताब में वो लिखा है कि नेताजी के आह्वान से जब सैनिक जगे तो अंग्रेजों को डर हो गया कि अब सैनिक हमारे लिए युद्ध नहीं करेंगे, लिहाजा देश को स्वतंत्र करके भागा जाए। यह डर अंग्रेजों के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेताजी के राजनीतिक क्रांति से और देशभक्ति की जो भावना उन्होंने पैदा की, उसकी वजह से यह डर पैदा हुआ अंग्रेजों में, और वह देश छोड़ने को मजबूर हुए। क्योंकि अहिंसा से कभी देश आजाद होने वाला नहीं था, और न ऐसी कभी कोई घटना है। लेकिन पांडे साहब इस आजादी में श्रीमती एमिला शेंकल का क्या स्थान है? क्या उनकी पूरी जवानी इस देश पर न्यौछावर नहीं हो गई? क्या उन्होंने पूरा जीवन वैधव्य में नहीं गुजारा? क्या वो साड़ी जो है जो उन्होंने पहनी थी वो लास्ट तक वैसे ही पहनी रही? क्या वो शादी नहीं कर सकती थी? पश्चिमी जब हम देशों की बात करें तो वैसा जीवन भी गुजार सकती थी, लेकिन उन्होंने जैसा सनातन धर्म में है वैसा ही उन्होंने जीवन गुजारा। और कैसे रही? क्या उनकी पूरी जवानी इस देश को आजाद कराने में नहीं लगी? क्या उनके लिए भारत रत्न जैसे या नोबेल प्राइज की हम बात करें तो क्या ज्यादा है? उनकी बेटी का जो बचपना, जो सिसकता, जो अपने पिता की जरूरत होती उस समय, वो भी इस देश से कोसों दूर, और उसका क्या बचपना नहीं लगा इस आजादी में? क्या उसका बचपना, क्या उस एक माँ की जवानी, और जो शहीद हुए हैं वो तो हुए ही है, लेकिन उनको मिला क्या? कुछ भी नहीं। बाप का संरक्षण गायब हुआ, माँ का प्यार गायब हुआ, और तमाम ऐसे चीजों से वंचित रह गई वो बच्ची। और उनको वास्तव में राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए, और राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार उनको देना चाहिए, भारत रत्न परिवार को उनके माध्यम से जाना चाहिए। जब आप एक मूर्ति के साथ में आजाद हिंद सेना को सम्मान भी तभी जो है पूर्ण रूप से मिलेगा कि साथ में कम से कम हम तो दिल से उनको बोल रहे हैं कि वो राष्ट्र माता का दर्जा मिले। और श्रीमती एमिला शेंकल की भी एक तस्वीर लगे। उन्होंने इस देश के नाम अपनी पूरी जवानी दे दी, लेकिन उन्होंने भेजा अपने पति को जब उनको बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। उन्होंने कैसे कैसे काम किया, जैसे कहते हैं माता सीता को वनवास हुआ तो वो धान ओखली में कूटती थी और उसके बाद वो बनाती खाती थी, लेकिन वो तो वनवास से भी बहुत ज्यादा न ससुराल का प्यार था और ना ही उनके पास मायका था। जो कुछ थे वो सुभाष जी ही थे, जी भी चले आए और उसके बाद वो कैसे चले गए और देश में कैसे उनका जो है लगातार अपमान ही मैं कहूंगा पूरी जवानी का जीवन जीना, वह राष्ट्र हित में
भारत की बहू के रूप में उन्होंने पूरी जी। जवानी कुर्बान कर दी और वैधव्य का जो जीवन जिया, इसके लिए वो पूजनीय है। और भारत सरकार से मैं मांग करता हूँ कि उनको राष्ट्र माता का ही दर्जा दिया जाए, वो उसी की हकदार है। बिल्कुल, राष्ट्र पिता। हम अपने पुरखों को सम्मान न दे पाए। पांडे साहब, आज तक बहुत सारे लोग आपको मिले होंगे आपके जीवन में, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं भी, आप देख रहे होंगे हमारी एक स्क्रीन पर एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर आपको दिख रही जी होगी, जी, मैं दूसरी इसीलिए तरफ मैंने भारत माता की तस्वीर ज्यादा लगी है। जय हिंद ये बोला है। लगातार ही लगाई है हमने, जी और मैं लगातार लगाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए नेताजी बहुत ही महान है। हालांकि सभी शहीद हैं, लेकिन नेताजी हमारे लिए महानायक हैं, और उनका जो स्थान है वो किसी का भी स्थान नहीं हो सकता है। लेकिन मैं साथ ही साथ लड़ाई जी श्रीमती हेमला शंकर के लिए भी लड़ रहा हूँ। मैं साथ ही साथ सवाल अनीता बोस के भी आंसुओं का मैं पूछ रहा हूँ कि वो भी बुजुर्ग हो गई, बूढ़ी हो गई, लेकिन अभी तक डीएनए नहीं आप करवा रहे हैं, कब करवाएंगे? यह जिंदा सवाल है। इन पर अगर यह सरकार को सवाल कब स्टैंड भारतीयों के लेना दिल में चाहिए कहीं या नहीं? चलता है, अगर अगर यह सवाल देशवासियों के दिल और जमीन में कहीं कौंधता है और थोड़ी भी तड़प होती है, तो राष्ट्र माता और राष्ट्रपुत्री का दर्जा मिलना चाहिए और भारत रत्न का पुरस्कार मिलना चाहिए। वो उसी के हकदार हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जवानी में वैधव्य के रूप में, विधवा के रूप में जिया। तो यदि भारतीयों के दिल में यह थोड़ा सा भी चीज उठती है कि नेताजी उसके हकदार थे, तो इसके लिए राष्ट्रीय आंदोलन चलाऊंगा। और मैं ऋषि पांडे, एडवोकेट, आजाद हिंद सेना वाहिनी का संस्थापक हूँ। 3 प्रतिमाएं मैंने यहाँ लगवाई है। वृद्धाश्रम का 23 जनवरी को उद्घाटन है और उसी दिन नेताजी की प्रतिमा का भी अनावरण है। मैं उसी दिन वही डायरी रख के और हस्ताक्षर अभियान चलाऊंगा और राष्ट्रव्यापी आंदोलन वही उसी दिन से शुरू करूंगा कि नेताजी के परिवार और नेताजी को उचित सम्मान मिलना चाहिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी से स्टार्ट किया था, और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे सवाल हमारे बढ़ रहे हैं, ये मन में मैं सोच रहा था कि इस कार्यक्रम को चलाया जाए। फिर सोचा कि इसमें और क्या क्या उन्होंने खोया, उनका क्या क्या गया है, उसकी तो शायद भरपाई हो भी जाती, लेकिन जो उनका बलिदान गया है और उनका अपमान जो हो रहा है रोज, वो ये समझिए कि सबसे घृणित है। 78 वर्ष बीत गए और आजाद हुए 75 वर्ष बीत गए, लेकिन नेताजी दिल्ली जो देने का नारा जो लगाते रहे, वो शायद दिल्ली पता नहीं कब आएंगे, लेकिन उनको आना चाहिए। और ये सरकार भी इस चीज के लिए वचनबद्ध होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जनता भी तो जागरूक हो। जनता भी तो ये जाने कि हमारे कहाँ पुरखों की अस्थियां हैं जो अभी तक विसर्जित ही नहीं की गई। सोशल मीडिया का जमाना है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर हाथ का अखबार है यह। और मैं इस अखबार के माध्यम, इस मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों का आह्वान करना चाहता हूँ, इस महायज्ञ में अपने विचारों की ताकत दें। और मेरे आंदोलन को मैं इसी 23 जनवरी को नेताजी के जन्मदिन के दिन हस्ताक्षर अभियान चलाऊंगा और लगातार महीनों दिन बैठूंगा धरने पे कि नेताजी के परिवार को सम्मान मिले। और उनका अपमान तो जो हुआ पूर्ववर्ती सरकारों ने किया वो किया, लेकिन उस अपमान के लिए भी देश को माफी मांगना होगा। इसके जिम्मेदार राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक, क्रांतिकारी और तमाम वर्ग के लोग हैं। भगवान राम का तो वनवास 14 साल में पूरा हो गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो वनवास है वो शायद इतना लंबा है कि उन्होंने खुद सोचा ही नहीं होगा कि हम अपनी जमीन के लिए तरस जाएंगे, अपनी सरकार बनाने के बावजूद, अपने बच्चों को उनका घर देने के लिए। जैसे हमें अपना घर बनाने के लिए हमें अपना घर छोड़ना पड़ता है, उन्होंने अपना देश बनाने के लिए अपना देश छोड़ा। लेकिन क्या बच्चों की जिम्मेदारी नहीं थी कि इतने वर्षों में पुरखों को हम वापस ला पाते? जी, इसके लिए आप युवाओं को कितना जिम्मेदार मानते हैं, देश की शिक्षा को कितना जिम्मेदार आप मानते हैं? जी, इस देश की शिक्षा व्यवस्था लाड महकाने वाली व्यवस्था चल रही है। रटा रटाया चीज पढ़ाया जा रहा है, लिखा लिखाया चीज पढ़ाया जा रहा है। इस देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन होनी चाहिए और सरकारों पर जनता का नकेल होना चाहिए। सरकार अब जनता से डरती नहीं है। मेरा मानना है कि नागरिकों का एक ऐसा संगठन खड़ा हो, मेरा मानना है कि नागरिक इतना दबाव बनाए कि सरकार उनकी बात को सुने। युवाओं को मैं खास करके जिम्मेदार बनाता हूँ, क्योंकि युवा शक्ति के बल पर ही जबकि आजादी चलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है, किशोर जवानी चलती है। मेरे देश के नौजवान सपूतों,
नेताजी के सच को सामने ले आने के लिए आपको मेरे आंदोलन में जुड़ना होगा और सच की आवाज को बुलंद करने के लिए मेरे साथ लगना होगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि जिम्मेदारी नौजवानों को ही ऊपर है। यही कह रहा है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ मैं दो चीजें समझता हूं कि इस देश को बहुत कुछ देने के बावजूद भी इस देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हुए हैं उनको गालियां तो नहीं निकाल सकता हूं, लेकिन शायद कौन सी पाठशाला से पढ़ करके आए थे, उन्होंने नेताजी के बलिदान को तो बता दिया, लेकिन नेताजी के लिए हमें क्या करना चाहिए वो कभी हमें किताबों में पढ़ाया ही नहीं गया। जब भी कोई विद्या हमें सिखाई जाती थी, जब गुरुकुलों में, तो वो हमें बताई जाती थी कि इस विद्या का प्रयोग कैसे करना है। किसी के बारे में बताया जाता था तो विस्तार से, आधा सच आधा झूठ हमारे देश के बच्चों को परोसा गया। आज तक हमें जानने में जब इतने वर्ष लग गए कि आप आज हमें आवाज उठानी चाहिए, जो चीज आज मुझे समझ में आ रही है ये काश बहुत पहले आ जाती। अगर उन पुस्तकों में ये सब दिया होता, वो ज्ञान दिया होता, वो गुरु हमारे बता पाते कि आगे चल करके आपको भी कोई संघर्ष करना है, आपको भी लड़ाई लड़नी है और आपको भी अपने पुस्तकों के लिए जो है। सारा देश जानता है, सारा देश जानता है। और तत्कालीन सरकारों की जो राजनीतिक साजिश थी उसको भी देश जानता है। और नेताजी ने एक पत्र में लिखा भी था, प्रिय नेहरू तुम मुझसे क्यों इतना ईर्ष्या रखते हो मैं नहीं जानता। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत को मुकम्मल आजादी देना है। आजादी शब्द नहीं, मुकम्मल आजादी देना है। और नेताजी की सोच थी कि भारत आजादी के कम से कम 20 साल तक प्रेसिडेंशियल तंत्र से चले, लेकिन उनकी सोच को खारिज भी करना था, इसलिए उनकी सोच को ही मारा गया। उनकी सोच को मारने के लिए उनके सच को दबाया गया। और जब अब आज की सरकारें उस सच को सामने ले आने के नाम पर ब्लैकमेलिंग कर रही है, बस वोट की राजनीति है किसी के पास। अब जबकि सरकार के पास पूरा दम दिलाता है, उनको सामने ले देना चाहिए नेताजी का सच, नेताजी की मौत का सच, नेताजी की रस्सियों का सच, नेताजी के रस्सियों को जेलने का सच और नेताजी के बलिदान और अपमान का सच सामने ले आना। जब बड़े विषय उठते हैं नेताजी बिल्कुल अछूते नहीं है, लेकिन नेताजी के लिए आज तक देश तो करता ही आ रहा है जितना भी कर पाया, जितना आधा सच आधा झूठ लोगों ने परोसा है। नेताजी के लिए पूरी दुनिया में लोगों के मन में सम्मान है और जो भी लोग उन्हें जानते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पर एक और उठता है कि हम उनके लिए जो है क्या कर पा रहे हैं। वही पश्चिम बंगाल आप देख लीजिए, वही आप कटक देख लीजिए, इन राज्य सरकारें भी कितना करती आई हैं। केंद्र ने जो गलतियां की हैं वो राज्य सरकारों की भी तो जिम्मेदारियां थी कि वो समय समय पर जो है ये सारे काम करते चलते। अगर कहीं गंदगी हो रही है तो उसकी सफाई भी जरूरी थी। भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न मिल गया, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मिलना भी चाहिए था। शायद उन्होंने देर कर दी। राजीव गांधी जी, शायद उन्होंने देश आजाद ही करवाया था, उनको भी भारत रत्न मिल गया। आप बताइए कि घर में भारत रत्न जो है बांट लिए गए, लेकिन जिन शहीदों को देना चाहिए था, चंद्रशेखर आजाद को आज तक सम्मान नहीं। मायावती जी ने कानपुर का एक विद्यालय बदला था और उस विद्यालय का नाम किया था माननीय कांसीराम के नाम से। एक पत्रकार थे शुक्ला जी, जनसत्ता के, बहुत बड़ा उन्होंने लेख छापा था। उन्होंने पूछ लिया हिम्मत करके, कहा कि बहन जी इसका नाम चंद्रशेखर आजाद के नाम से बदल के कांसीराम क्यों कर दिया? तो उन्होंने कहा कौन चंद्रशेखर आजाद? अच्छा वो आतंकवादी। तो आतंकवादी कहने वाली मायावती से आज तक हम माफी नहीं मंगवा पाए, लेकिन हम मरे हुए अंग्रेजों से चाहते हैं कि वो माफी मांगे आकर के। उन्होंने हमारे देश में वो जघन्य अपराध किया। महोदय महोदय महोदय, पूरा देश राजनीतिक दलों की गलतियों को गिन रहा है। और नौजवानों से मैं अपील करना चाहूंगा कि जैसे पवार जी की एक लाइन है कि तुम भी गाली, सब गाली हो जाते हैं, शिशु पाल करके जाते हैं, तुम भी गाली गिनते रहना। जोर सिखाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने आया हूँ। तो अब वही वक्त आ गया है। एक ने गायब किया सामने आने के लिए और एक ब्लैकमेल कर रहा है। आज नेताजी के नाम को कहीं राष्ट्रीय छुट्टी तक नहीं होती। और मायावती ने चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कह दिया। हाय जेल से समुदाय बसपा की सरकार रही
और मुझे कहने में कतई बुरी नहीं कि यही आज वर्तमान सरकार भाजपा की 6 महीने की उनकी पटीदार जी। उस वक्त में। लेकिन इतनी घृणा, आप चंद्रशेखर आजाद, एक रावण नाम का कोई पैदा हुआ है तथाकथित स्वघोषित अपने आप को जो है, उसने, उससे जब पूछा गया कि चंद्रशेखर आजाद कौन थे, इतनी नफरत ब्राह्मणों के नाम से कि क्रांतिकारी, मेरे बाप ने रख दिया, मुझे तो पता ही नहीं है कि ये नाम का मतलब क्या है। तो अब उसको मतलब नहीं पता है। और ये देश के जो है बहुत बड़े राजनेता हैं, क्रांतिकारियों से केवल जाति के आधार पर इतना भेदभाव, बोले वो आजादी तो सवर्णों ने ली है, हमने तो ली ही नहीं। क्षेत्र के नाम पे है आज का राजनेता, न विचार के नाम पे है, न विकास के नाम पे है, और न राष्ट्रीय अस्मिता को बचाने के नाम पे है, न उसका सांस्कृतिक वजूद है, न उसके अंदर नैतिकता है, न सूचिता है। आज का नेता हुआ है जिसके पास वोट है, चाहे वो गुंडा हो, चाहे बदमाश हो, चाहे धनपशु हो, या जिसका नाम लिया कौन राम अपनी जात का वोट बटोर लिया, और चाहे मुलायम सिंह यादव की तरह लोग हो अपनी जात का वोट बटोर ले, और चाहे मायावती की तरह लोग हो। जातियों के नाम पे जातिवाद है, धर्मवाद है, और मेरा मानना है कि जहाँ वाद है वहाँ विवाद है। विवाद तभी खत्म होगा जब सारा भारत समरसता के प्रकाश से प्रकाशित होगा, और जब नौजवान लड़ाई जागेगी और मांग करेगी कि नेताजी के साथ हुआ अन्याय, अपमान का बदला लेना है। और मैं इसी 23 जनवरी 2022 को उनकी प्रतिमा का, चौथी प्रतिमा का अनावरण करूंगा, और वही हस्ताक्षर अभियान चलाऊंगा, और वहीं बैठूंगा, मैं उस दिन लाइव रहूंगा। अम्बेडकरवाद एक विचारधारा बनी इस देश में, गांधीवाद विचारधारा बनी, नेहरूवाद भी विचारधारा बनी, सारी विचारधाराएं बन गई। लेकिन मुझे लगता है कि सुभाषवाद से बेहतर कोई विचारधारा नहीं थी। नाम पे कोई विचारधारा नहीं बन सकती। बिल्कुल, हमने बताया ना कि इनके पास वोट नहीं, इसलिए इनका कोई चोट है ना। जिसके पास वोट है उसी का वेट है, न जाने कौन। अच्छा, नेताजी के बारे में हिटलर जो है कहा जाता था बहुत ही सभी सम्मानीय है, लेकिन नेताजी के नाम पे छुट्टी होनी चाहिए थी। जी पांडे साहब, पूरी दुनिया हिटलर को बहुत भला बुरा कहती है, क्या हिटलर को हमें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए? मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। उन्होंने हमारे नेताजी की बहुत मदद की, और हमारी देश की आजादी में आने वाला, सोचने वाला भी व्यक्ति हमारे लिए गलत कैसे हो सकता है? हाँ, उस मुद्दे पे दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। नेताजी ने कहा दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, तो उस मुद्दे पे हिटलर हमारा सहयोगी था। हाँ जी, हिटलर के खिलाफ जो है कई चीजें, हिटलर ने एक वाक्य लिखा, और अपने शायद उन्होंने पुस्तक में जो माइन कैंप लिखी थी जेल के अंदर रह करके, उन्होंने लिखा कि मैं पहली बार जब उनके सामने आया तो मैंने उनको कहा, परिचय दिया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए, बोले कि आप हिटलर नहीं है। महोदय, पूरी दुनिया जिस हिटलर से डरती थी, वो हिटलर नेताजी के सामने जब आया तो उसने अपना सिगार नीचे रख दिया। या नेताजी का बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले उसने सात हिटलर जो है जी, जो उसने पहले अपने 7 हिटलर बहुरूपिये भेजे, हाँ डुप्लीकेट भेजे थे। लेकिन जब उन्होंने पहचान लिया नेताजी ने, तो उन्होंने कहा कि बोले सुभाष जी आप क्या चाहते हो? बोले सेना चाहिए। बोले दी, लेकिन आप ये बताओ मुझे कैसे पहचाना? उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पैसे भी चाहिए। बोले दिए, लेकिन ये मुझे बताओ मुझे कैसे पहचाना? मैंने 7 भेजे थे, आप जासूस हो किसी देश के, क्या हैं आप? ये बताओ मुझे पहचाना कैसे? ये आप युक्ति बता दो। बोले हमें युद्धपोत भी चाहिए होंगे, पनडुब्बी भी चाहिए। बोले दी, जो मांगो वो दिया, लेकिन सिर्फ इतना बता दो कि मुझे कैसे पहचाना आपने? तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ रहने के लिए भी कुछ समय चाहिए होगा, और राशन पानी का भी इंतजाम मुझे आपने करना पड़ेगा। बोले सब कर दिया, आप जो मांग रहे हो सुभाष मैंने सब किया, सिर्फ इतना बताओ कि मुझे कैसे पहचाना आपने? आप वहां से आते हो भारत से, और मुझे सीधे पहचान लिया। आज तक तो हमारे ये जो डुप्लीकेट हैं यही काम करते थे, आपने तो आकर के सीधे बोल दिया कि आप सुभाष नहीं हैं। दूसरे को भेजा, वो आपने उससे भी कहा कि सुभाष नहीं है, मेरी कोई तस्वीर नहीं, मेरे कोई वीडियो नहीं, केवल जो है आपने कैसे पहचाना कि मैं नहीं हूं? तो सुभाष जी धीरे से उठे, बोले कि बताएं आपको? बोले जल्दी बताओ आप, मुझे सब्र का मेरा बांध टूट रहा है, आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा, लेकिन आप इतना बता दो मुझे कैसे पहचाना? क्योंकि अंदर डर है। अब वो डर गया तानाशाह कि आज तक तो मुझे पूरी दुनिया ने नहीं पहचाना, इन्होंने कैसे पहचान लिया? तो उन्होंने कहा कि जब आपका कोई डुप्लीकेट आता था तो वो अपने आप हाथ बढ़ाता था और कहता था कि
नमस्कार मैं हिटलर हूं, तो इतना तो हिटलर नहीं बोलेगा। बोले कि जब आप आए 7वें नंबर पे, तो आप सीधे आकर के कुर्सी पर बैठ गए और आपने सिगार सुलगा लिया। लेकिन जब मैं खड़ा होकर के परिचय दिया कि नमस्कार मैं सुभाष भारत से और आप हिटलर मैं ही हैं, सुभाष। तो वो चौंक गए। उन्होंने लिखा माइन कैम्प में कि बहुत ही अकल्पनीय, अद्वितीय, अविश्वसनीय व्यक्ति। महोदय एक वाकया है, जर्मन जी फौजें परेड कर रही थी और हिटलर से जब दोस्ती हो गई नेताजी की, तो हिटलर और नेताजी बैठे थे। जी तो हिटलर ने पूछा कि सुभाष, यदि आप भारतीय अरे उन्होंने पूछा कि नेताजी ने पूछा कि जब आप जर्मन में होते तो क्या होना पसंद करते? तो हिटलर ने कहा मैं अमेरिकन होना, फिर रशियन होना। तो फिर उसने जी पलटवार किया और कहा कि सुभाष, यदि आप भारतीय न होते तो क्या होना पसंद करते? तो नेताजी ने कहा कि भारत में पशु पक्षी होना का किसी अन्य देश जन्म लेना मुझे स्वीकार नहीं। मैं उस भारत माता की कोख में पुनः जन्म लूंगा, जी यह उनकी भावना थी। और हिटलर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो नेताजी, अरे हिटलर ही, नेताजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके सामने हिटलर की निगाह झुक गई, क्योंकि इनके अंदर जो तेज था, जो व्यक्तित्व था, उसका सामना वो भी नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात, एक मैं गुलाम दर्द हो देश रहा से है, एक गुलाम आज लोगों नागरिक ने जाकर के चेतावनी वहां दिया पर अगर कि कहे कि हमें मदद चाहिए और पूरा राष्ट्र उसके साथ में खड़ा हो जाए, राष्ट्र का इतना बड़ा तानाशाह, और कहे कि आप ले जाओ सेना, स्वाभाविक मैं आप गुलाम ले देश जाओ का पैसा। आजाद नागरिक। जी नेताजी ने जाते ही कहा मैं गुलाम देश का आजाद नागरिक। जी बिल्कुल। और यही वजह रही कि जितने क्रांतिकारी थे, अगर उनका कास्ट जो है साथ, उस समय क्या हुआ, जिसका भी मैं ये कहता हूं कि किसी ने उस समय आजादी के बारे में सोचा भर भी, तो वो भी उतना ही पात्र है। लेकिन आज का दौर अब बदल गया है, लोगों के पास गूगल है, मोबाइल है, लेकिन समय नहीं है, न तो अपने शहीदों के लिए और ना ही समय क्रांतिकारियों के लिए। कि काश उनको एक 10 मिनट के लिए हम 23 जनवरी को, 365 दिन हम किसी को दे दें, लेकिन एक 23 जनवरी को हम उनके नाम से 1 घंटे 10 मिनट 5 मिनट कहीं किसी सभा में जाकर के सुन लें, तो शायद ऐसा हो। और अभी तक जी मैं आपको बता दूं कि केंद्र और राज्य ने अभी तक छुट्टी घोषित नहीं की। नहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से। जी मैंने मांग किया था कि स्वाभिमान 23 जनवरी को स्वाभिमान दिवस घोषित किया जाए, राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस 23 जनवरी को घोषित किया जाए। और इस 23 जनवरी को मैं उसी मुद्दे को लेकर वहां बैठी हूँ। जी, एक छोटा सा ब्रेक जो है, वक्त हो चला है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर जुड़ते हैं। कहीं जाइएगा मत, आप देखते रहिए पूछता है टीवी न्यूज, और हम हैं आजाद हिंद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि पांडे जी के साथ में, और ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। सलोनी, इतने दाग धुल जाएंगे। और कीटाणु का क्या? मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मम्मा। आज दाग के साथ कीटाणु हटाना भी जरूरी है। नया फेना जर्म क्लीन, जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना। गांव-गांव में उनकी भी मूर्तियां लग गई जो मुस्लिमों के खिलाफ थे। घर-घर में उनकी भी फोटो लग गई जो फोटो के खिलाफ थे। हर जगह उनकी तस्वीरें लगी हैं जो तस्वीरों के खिलाफ थे। देश के महान क्रांतिकारी तस्वीरों के खिलाफ, जिनकी हर गांव में, हर घर में और शायद हर दिल में एक फोटो होनी चाहिए थी, वो इमेज नहीं लग पाई, वो फोटो नहीं बन पाई जहां वो पहुंचना चाह रहे थे। जिन्होंने कहा मूर्तियां तोड़ो, हम मूर्तियों के खिलाफ हैं, उनकी मूर्तियां आप जगह जगह देखिए कि उनकी मूर्तियों पर तो बवाल हो जाता है, FIR लॉन्च हो जाती है, और शायद वो जो है सलाखों के पीछे होते हैं। काश उनके विचार पढ़ लिए होते कि जिन्हें मूर्तियों की आवश्यकता ही नहीं है, जो मूर्तियों के खिलाफ है, उनकी मूर्ति बनाने की क्या जरूरत है। उनकी पुस्तकें बांटते आप, उनको पढ़ाते, उनके जैसे बनते। लेकिन जिनकी मूर्तियां लगनी चाहिए थी असल में, जिनके मंदिर बनने चाहिए थे, जिनको देवताओं के तरीके से पूजा जाना चाहिए था, और शायद हर गांव में एक मंदिर होता शहीदों का, पूजा जाना चाहिए, जहां हम
बात कर सकते, जहां पुस्तकालय होते, जहां हम किताबें पढ़ सकते। एक गांव ऐसा नहीं है जहां नेताजी के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, अगर प्रत्येक गांव में उनकी पुस्तकें उस पुस्तकालय में मौजूद होती तो काश हम नेताजी की भी बातों को और उनकी चीजों को पढ़ पाते कि उनका राष्ट्र के नाम क्या संबोधन है और वो क्या देख करके गए। यकीन है कि इस देश के अंदर बहुत कम पुस्तकें हैं। जी जी पांडे साहब। नेताजी दार्शनिक थे, नेताजी माँ काली के अनन्य भक्त और नेताजी शुद्ध रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति। आज बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि गांव गांव घर घर हर दिन में जिसकी तस्वीर होनी चाहिए, तो सही बात है। लेकिन क्या इंडियन स्ट्रगल पुस्तक जो उन्होंने लिखी थी, जो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक उन्होंने लिखी थी, क्या जो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक उन्होंने लिखी थी और भी कई पुस्तकें लिखी, क्या वो लोगों तक, क्या वो हर विद्यालय में नहीं होनी चाहिए? क्या पुस्तकालय में मौजूद नहीं होनी चाहिए जहां लोग पढ़ सके आसानी से उनके विचारों को, उनके संबोधन को? अरे भाई, उनको तो नेताजी के विचार, सर आजाद के विचार और महान क्रांतिकारी भगत सिंह, इन तीनों लोगों के विचारों को गायब, बाद में कुछ विचारधारा के लोगों ने भगत सिंह के विचारों का प्रवर्तन तो शुरू किया, लेकिन नेताजी के साथ पूरी तरह से यह मामला खारिज है। कहीं भी पुस्तकालय नहीं है और न कहीं ऐसी म्यूजियम ही है जहाँ पे पश्चिम बंगाल के तो उनके क्षेत्र में ही समझ गया और लगातार विवाद जारी रहा। तो ये विवाद लग रहा है कि कभी थमेगा, कभी रुकेगा, सरकार और समाज में कभी मेलजोल हो पाएगा, उस तरीके का बिठा पाएगी सरकार। जागृति आएगी, जागृति आ रही है। हम जैसे, आप जैसे लोग, जिंदा लोग जब जिंदा सवाल खड़ा करेंगे तो एक न एक दिन अधूरे सवाल मुकम्मल जवाब के इंतजार में जब मजबूती से खड़ा होंगे तो जनता ही जवाब मांगेगी, और जब जनता जवाब मांगेगी तो सरकार किसी को भागने से कम नहीं। बिल्कुल। और आज के कार्यक्रम में आपने देखा, हमने बातचीत भी की, इसी विषय पर हमारे लगातार कार्यक्रम जारी रहेंगे। और हमारे साथ में आज जो खास मेहमान थे, आजाद हिंद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि पांडे जी, जो बचपन से नेताजी के बहुत बड़े अनुयायी रहे हैं और आज भी उनके दिल में तस्वीर जो है नेताजी की बसती है और कहीं ना कहीं वो उनके विचारों से भी ओतप्रोत हैं और हमेशा वो यूथ को, अपने आसपास लोगों को वो करते ही रहते हैं। मैं चाहता हूं कि आजाद हिंद सेना कि आप भी सदस्य बने, आप उनके साथ जुड़े और इस मुहिम में साथ आए कि हमें नेताजी की अस्थियों को लाना है। ये राष्ट्रीय मुद्दे, ये सामाजिक मुद्दे और ये राजनीतिक मुद्दे नहीं बनने चाहिए। ये मुद्दा नहीं है, ये हमारे पुरखों की अस्मिता का सवाल, कि हम पुरखों की अगर अस्थियां भी न ला पाए और आजाद देश में बैठे हैं और हमारी मित्र देश के साथ में हम ट्रेन लाने की बात करें तो कितने शर्म की बात है कि हम बुलेट ट्रेन तो ला रहे हैं लेकिन अस्थियां नहीं ला पा रहे हैं। और उससे पहले अगर बुलेट ट्रेन आ रही है तो ये बहुत शर्म की बात होगी। 78 वर्षों में हम कुछ नहीं पा पाए। जी, कोई अपील करना चाहेंगे ऋषि पांडे साहब हमारे चैनल के माध्यम से, इस देश में सरकार के नाम से, समाज के नाम से, लोगों के नाम से? सारे लोगों से मेरी अपील है, खास करके नौजवानों से, खास करके नौजवानों से अपील है कि सच को सच बोलने का साहस है, सरकारों से डरे ना। और सरकार किसी की भी है, सत्ता शोषक होती है और शोषण का जवाब नौजवान जन क्रांति के माध्यम से ही दे सकते। मैं इसी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चौथी प्रतिमा का अनावरण करूंगा और इसी 23 जनवरी को अनाथ, असहाय, वृद्ध, निर्बल लोगों के लिए अपने स्वयं के पैसे से खरीदी हुई भूमि में सुभाष आश्रम नाम से एक आश्रम बना के असहाय जनता को समर्पित करूंगा। जनता से आह्वान करता हूँ, नौजवानों को अपील करता हूँ कि मेरे साथ सहयोगी बने और नेताजी के सच को सामने। क्या मैं एक चीज को समझूं कि आने वाले समय में आजाद हिंद सेना की तरफ से मैं थोड़ा सा अस्वस्थ और होना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके परिवार के लिए मैं आपसे सवाल जो है पूछ रहा हूं, क्योंकि सरकारें तो नहीं करेंगी, सरकारें जितना करती हैं वो अपने लिए बहुत सोचती हैं, उनके मुद्दे जब तक नहीं निकलते हैं, जहां से उनकी सीटें नहीं निकलती हैं, वो कुछ नहीं करती। कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में कोई तस्वीर ऐसी बनेगी जहां पर लोग अपने दोनों पुरखों को देख पाए, राष्ट्रमाता को भी देख पाए उस रूप में, उस स्वरूप में?
आपका यह श्रीमती सुझाव- हेमला सेंगल आपका को। यह सुझाव- शायद वो साथ आपका यह सुझाव- वहां से छूट गया था, मिलाने का प्रयास करें उसको। जी या मैं 24 में दूंगा, यह मेरा वादा है, 2024 में दूंगा। 2024 में दोनों एक साथ होंगे। एक साथ मतलब इस दूंगा, पूरे यह मेरा दुनिया में, वादा है। पूरी दुनिया में एक ऐसी भी जगह होगी जहां आप हाँ, नेताजी एकदम नेताजी और नेताजी के साथ में उनकी धर्मपत्नी। आपको जी। आपको यह सुझाव देने के लिए मैं पूरे देश की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय। और हमारे साथ में ऋषि पांडे जी थे। जय हिंद, वंदे मातरम। और इसी के साथ भारत आज तो माता मैं की जय। कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन अपील है कि जितने भी संगठन आना चाहते हैं, इस मुहिम में साथ देना चाहते हैं, आप ऋषि पांडे जी का साथ दीजिए। आप उनके साथ में आइए। आप संगठन हैं, आप व्यक्ति हैं, पैसे से ही नहीं, आप अपनी आवाज बुलंद करिए, आप सवाल पूछिए, क्योंकि सरकार पर दबाव बनाएंगे तभी हम ये काम कर पाएंगे, क्योंकि हमें आपकी जरूरत है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।